Assalamu alaikum and hello to all students. I hope you are doing fine. I am Professor Masood Ahmad Fuzail. आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने अपनी आसानी के लिए दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। एक कहलाता है ओवेरियन साइकिल और दूसरा जो है इसे कहते हैं यूट्राइन साइकिल। इसको मेस्ट्रुअल साइकिल भी बोला जाता है। ओवेरियन साइकिल जो है ये फीमेल की ओवरी के अंदर चलता है, जबकि यूट्राइन साइकिल जो है ये यूट्रस की वॉल्स एंडोमेट्रियम के अंदर जो है वो चलता है। तो दोनों को अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ओवरी का एक स्ट्रक्चर है। ओवरी के अंदर ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें फॉलिकल सेल्स कहते हैं। जब एक ह्यूमन फीमेल बॉर्न पैदा होती है तो बर्थ के वक्त उसकी बॉडी में, उसकी ओवरी के अंदर तकरीबन 4 मिलियन यानी 40 लाख के करीब फॉलिकल सेल मौजूद होते हैं। लेकिन जैसे ही वो प्यूबर्टी पर आती है, जब बालग हो जाती है, तो उसके अंदर फॉलिकल सेल जो हैं वो रिड्यूस होकर 3 लाख से 4 लाख रह जाते हैं। और फिर सारी ज़िंदगी में जितनी भी उसकी रिप्रोडक्टिव एज होती है उसमें से 400 के करीब फॉलिकल सेल एवर मैच्योर होते हैं। इंसानों की मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो मेल होते हैं ये सारी ज़िंदगी रिप्रोडक्टिव रहते हैं। इनके अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन और हार्मोन की प्रोडक्शन सारी ज़िंदगी जारी रहती है, जबकि फ़ीमेल की बॉडी में 40 से लेकर 45 साल की उम्र तक रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है। उसके बाद हार्मोन्स की कमी की वजह से रिप्रोडक्टिव साइकिल बंद हो जाता है और मज़ीद फॉलिकल मैच्योर नहीं होते। तो इसलिए तकरीबन 400 के करीब फॉलिकल मैच्योर होते हैं। तो फॉलिकल मैच्योरेशन का अमल जो है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के ज़रिए होता है, जो कि हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होते हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी की ज़ेरे असर ये जो फॉलिकल सेल हैं ये मैच्योर होते हैं। इनके अंदर oogenesis का प्रोसेस होता है और सेकेंडरी oocyte जिसे आमतौर पर ओवम या एग कहते हैं उसके बनने का प्रोसेस हो जाता है। जब एग बन जाता है तो प्राइमरी फॉलिकल जो है वो ग्राफियन फॉलिकल में तब्दील हो जाता है। ग्राफियन फॉलिकल में एक स्पेस होती है जिसमें एक फ्लूइड बन जाता है जो सेकेंडरी oocyte को पुश करके साइड पे कर देता है ताकि उसको बलून आउट करके उसकी ओव्यूलेशन करवाई जा सके, उसको रिलीज़ करवाया जा सके। जब सेकेंडरी oocyte रेडी हो जाता है तो ये ओवरी की वॉल के साथ अटैच होता है। एक और हार्मोन LH प्रोड्यूस होता है बॉडी में जो ओव्यूलेशन करवा देता है और एग बन जाता है। एग की रिलीज़ के बाद जो फॉलिकल सेल्स होते हैं इनको LH हार्मोन के ज़ेरे ही असर एक और टिश्यू में तब्दील कर दिया जाता है जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, जो कि एक येलो कलर का स्ट्रक्चर होता है जो कि लेटर ऑन फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद फिर दूसरा साइकिल जो है वो यूट्रस में चलेगा। यूट्रस में एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिकन किया जाता है और वहाँ पर ब्लड कैपिलरीज़ को बढ़ाकर उसके अंदर उसको इस काबिल बनाया जाता है कि वहाँ पर एग जो है वो आकर मैच्योर हो सके। अब इसको पूरी थोड़ी सी डिटेल के साथ जो है वो हम एक स्कीम के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरे पास एक ग्लैंड है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसकी 2 लोब्स होती हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। इसके ऊपर एक हिस्सा है ब्रेन का जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, जो न्यूरोसेक्रेटरी रोल भी अदा करता है, यानी न्यूरॉन भी हैं उसके अंदर और ग्लैंडुलर सेल्स भी मौजूद हैं। ये जो हाइपोथैलेमस है जो कि ब्रेन का पार्ट है, इसके अंदर मौजूद हैं जो कि यहाँ पर आपको ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं। इन्हें न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कहा जाता है। ये नर्वस सिस्टम के ज़रिए हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं नर्वस स्टिमुलेशन के ज़रिए। तो ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मैंने उसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, दोबारा बता देता हूँ, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल जो हैं ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे जो इस पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब पर मौजूद सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे कि वो FSH पैदा करें। FSH एक हार्मोन है जिसे हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये ब्लड में जाएगा, ब्लड से होता हुआ ओवरीज में जाएगा और ओवरीज में मौजूद फॉलिकल सेल्स को स्टिमुलेट करेगा कि वो हार्मोन भी प्रोड्यूस करें और एग की प्रोडक्शन भी स्टार्ट करें। अब वापस यहाँ पर आते हैं तो ये देखें फॉलिकल सेल जो हैं अंडर द स्टिमुलस ऑफ FSH मैच्योर होना शुरू हो गए हैं। एक सेल जो है वो मैच्योर होकर एग बनेगा और बाकी सेल जो हैं वो फॉलिकल एट्रेसिया के ज़रिए ख़त्म हो जाएंगे।
उसके साथ साथ ये जो FSH ने फॉलिकल स्टिमुलेट किए हैं, फॉलिकल जो हैं स्टिमुलेट होने के बाद एक हार्मोन पैदा करेंगे जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है एक तरफ जो है वो जाएगा और जाकर पिट्यूटरी ग्लैंड के ब्लड के ज़रिए जाएगा और पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा कि FSH की प्रोडक्शन बंद कर दो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि FSH को बंद किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे फॉलिकल मैच्योर हो चुके हैं, स्टिमुलेट हो चुके हैं, तो मज़ीद हार्मोन की ज़रूरत नहीं है। तो अंडर द स्टिमुलस ऑफ FSH फॉलिकल सेल जो हैं वो ईस्ट्रोजन हार्मोन पैदा करते हैं जो जाकर FSH को बंद कर देते हैं। जैसे ही ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और FSH की प्रोडक्शन बंद हो जाती है तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये एक और हार्मोन पैदा करता है जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ब्लड के ज़रिए ओवरी तक पहुंचता है तो ये वहाँ पर जाकर ओवरी के अंदर डेवलपिंग फॉलिकल के अंदर ओव्यूलेशन करवाएगा। जैसे ही सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल के अंदर डेवलप हो जाएगा, ये पुश करेगा और पुश के नतीजे में ओव्यूलेशन हो जाएगी और एग जो है, ओवम जो है वो ओवरी से बाहर रिलीज़ हो जाएगा और वहाँ से फैलोपियन ट्यूब में या यूट्राइन डक्ट में दाखिल हो जाएगा। उसके बाद LH हार्मोन जो है ये जो बाकी बचे हुए फॉलिकल सेल्स हैं इनको ल्यूटिनाइज करेगा, उनको येलो करेगा और उससे एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। अब आप यहाँ पर आ जाएँ तो ईस्ट्रोजन हार्मोन के ज़्यादा होने से, FSH के इनहिबिट होने से रिलीज़ ऑफ LH हो गया। रिलीज़ ऑफ LH एंटीरियर पिट्यूटरी ने किया तो उससे ओव्यूलेशन होगी। ओव्यूलेशन के नतीजे में कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये एक दो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, एक है ईस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ये हार्मोन ब्लड के ज़रिए और यूट्रस की एंडोमेट्रियम के पास जाएंगे और उसकी जो वॉल है उसको वेस्कुलराइज करेंगे। वेस्कुलराइज का मतलब होता है कि ब्लड कैपिलरीज की तादाद को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना ताकि वहाँ पर एग की इम्प्लांटेशन की जा सके आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये देखें कि इसमें यूट्रस की वॉल जो हैं वो थिक हो रही हैं, उनमें ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं ताकि यहाँ पर एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया जा सके। अब यहाँ पर दो कंडीशन है, या तो एग आएगा और या एग फर्टिलाइज होकर नहीं आएगा। तो यहाँ पर आज जो हम केस स्टडी करने जा रहे हैं उसमें एग फर्टिलाइज नहीं होता और यूट्रस की जो दीवार है उसको कुछ दिन जो है वो वेट करने के बाद डीजनरेट होना शुरू हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि बहुत दिन हो गए हैं, एग फर्टिलाइज होकर नहीं आया, तो कॉर्पस ल्यूटियम की जो बॉडी है ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जिन्होंने यूट्रस की दीवारों को वेस्कुलराइज किया हुआ था वो पैदा करना बंद कर देगी। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये कॉर्पस अल्बिकन्स में तब्दील हो जाएगा और हार्मोन्स प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। जब हार्मोन पैदा करना बंद हो जाएंगे तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जब पैदा होना बंद हो जाएंगे तो कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस अल्बिकन में तब्दील हो जाएगा और मैस्चुरेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसके नतीजे में यूट्रस की दीवारें जो हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी और मैस्चुरेशन स्टार्ट हो जाएगी। मैस्चुरेशन में यूट्रस की वॉल और ब्लड कैपिलरीज ब्रेक हो जाती हैं और फ्लो ऑफ ब्लड स्टार्ट हो जाता है जो कि 1 से लेकर 5 दिनों तक जो है वो रह सकता है। डिफरेंट फीमेल्स में इसका दौरानिया डिफरेंट हो सकता है। उसके बाद फिर दोबारा यूट्रस की दीवारों को दोबारा जो है रिपेयर करके दोबारा नए साइकिल के लिए स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से एक पूरा साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसको अगर यूट्राइन साइकिल को देखें तो यूट्राइन साइकिल को भी हमने मुख्तलिफ मराहल में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो मरहला है उसे प्रोलिफरेशन फेज़ कहते हैं। प्रोलिफरेशन जो है ये आमतौर पर 6ठे दिन से लेकर 13वें दिन तक होती है। इसमें ईस्ट्रोजन की मिकदार में इजाफा होने की वजह से एंडोमेट्रियम को थिक किया जाता है। उसके बाद फिर सेक्रेटरी फेज़ आ जाती है जो 15वें दिन से लेकर 28वें दिन तक चलती है। इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और दीवारों को बहुत ज़्यादा थिक करके सेक्रेटरी बना दिया जाता है ताकि एग के लिए उनको रेडी किया जा सके। लेकिन क्योंकि एग जो है फर्टिलाइज होकर नहीं पहुंचा, लिहाजा 28वें दिन के बाद मैस्चुरेशन स्टार्ट हो जाएगी और मैस्चुरेशन जो है वो डे 1 से लेकर 5 तक चलेगी। उसमें हार्मोन्स का लेवल बहुत ज़्यादा गिर जाता है और ब्लड का फ़्लो जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उससे फिर ये साइकिल जो वॉल्स हैं वो क्लैप्स कर जाती हैं और मैस्चुरेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। ज़िंदगी में एक स्टेज ऐसी आती है जब मज़ीद मैस्चुरल साइकिल या
रिप्रोडक्टिव साइकिल बंद हो जाता है, जिसे मीनोपॉज कहते हैं। मीनो का मतलब होता है मंथ, पॉज का मतलब होता है रुक जाना, यानी मंथली एग की फॉर्मेशन जो है वो स्टॉप हो जाती है। अब मैंने यहाँ पे सारे प्रोसेस को समराइज़ कर दिया है। हम रिप्रोडक्टिव साइकिल को 3 बड़े हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक फॉलिकुलर फेज़ है, एक ओव्यूलेशन है और एक ल्यूटियल फेज़ है। फॉलिकुलर फेज़ में ये तकरीबन 1 से लेकर 5वें दिन तक रहती है। इसमें मैस्चुरेशन होती है और फॉलिकल जो है वो डेवलप होकर एग की फॉर्मेशन करता है। दूसरा मरहला जो है ओव्यूलेशन का है, ये 6 से लेकर 14वें दिन तक होता है। इसमें सेकेंडरी oocyte को यहाँ से रिलीज़ करवाया जाता है। और तीसरा और आखिरी मरहला जो है उसे ल्यूटियल फेज़ कहते हैं। ये 15वें दिन से लेकर 28वें दिन तक रहती है। इसमें कॉर्पस ल्यूटियम जो है उसको बनाया जाता है और फिर हार्मोन की प्रोडक्शन की जाती है। अगर हम यहाँ पर हार्मोन्स के फंक्शन को समराइज़ करें तो मेरे पास 4 हार्मोन हैं जिनका मैंने फंक्शन थोड़ा सा समराइज़ कर दिया है। पहला हार्मोन है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उसका मैंने सोर्स बताया हुआ है। ये हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स रिलीज़ करते हैं। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रीशन को। दूसरा हार्मोन जो है FSH, ये इसको पिट्यूटरी की एंटीरियर लोब पैदा करती है। ये स्टिमुलेट करता है फॉलिकल को मैच्योर होने के लिए और उसके साथ साथ ईस्ट्रोजन हार्मोन को प्रोड्यूस करवाता है। तीसरा हार्मोन LH है, ये भी पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है। ये ओव्यूलेशन करवाता है और फॉलिकल की ल्यूटिनाइजेशन करवाता है, जिसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होता है। और चौथा हार्मोन जो है वो प्रोजेस्टेरॉन है। प्रोजेस्टेरॉन जो है ये कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रीट करता है, जो कि स्टिमुलेट करता है यूट्रस की वॉल को, उसको थिक करता है और उसको सेक्रीटरी बनाता है। तो आइए इसके साथ ही आज का टॉपिक क्लियर होता है। आई होप कि आपको थोड़ी बहुत इसकी समझ आ गई होगी। तो अगर आ गई है तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह किसी नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।